हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च पेपर पार्ट 1। मैं आप लोग की पूरी मदद करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव रिसर्च पेपर लिख सकते हो जो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में पब्लिश हो सके। इज़ इट क्लियर? बस आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं कुछ पार्ट्स लेके आऊँगा बिकॉज पूरा का पूरा रिसर्च पेपर एक ही बार में बता पाना इज़ नॉट फिजिबल। जो भी मैं आपको बताऊंगा इन वीडियोस के माध्यम से आपको बस उसे फॉलो करना है बिकॉज मैं बहुत ही बेसिक अप्रोच रखने वाला हूँ कि क्या मेरी थॉट प्रोसेस रही जब मैं रिसर्च पेपर लिख रहा था, किस तरीके से मैंने जितने भी स्टेप्स होते हैं एक इफ़ेक्टिव रिसर्च पेपर को लिखने के, वो सारे के सारे मैंने किस तरीके से फॉलो किए, सब कुछ बताऊंगा। एंड तक इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट JRF या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं। ये मेरा रिसर्च पेपर है जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। डिड इंडिया फाइंड न्यू इनोवेशंस पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक, अ स्टडी विद रिस्पेक्ट टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दैट इज़ FMCG। ये मेरा टॉपिक है रिसर्च का, जो मैंने रिसर्च पेपर लिखा है उसका। और मैंने ये जो रिसर्च पेपर है ये सेंड कर दिया है UGC केयर लिस्ट जर्नल को। बट होता क्या है कि इट विल टेक 2 to 3 months फॉर अप्रूवल इफ़ यू आर गोइंग टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन अ UGC केयर लिस्ट जर्नल। तो अब फॉर द नीड ऑफ द आवर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता था कि मैं आपको जल्द से जल्द समझाऊं कि किस तरीके से रिसर्च पेपर बनाया जाता है, किस तरीके से मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा। इसलिए बिफोर पब्लिशिंग मैं आपके सामने ये जो है आपको दिखा रहा हूँ अपने रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर पूरी तरीके से अप्रूव्ड है मेरे गाइड से। मेरे गाइड हैं डॉक्टर निश्चय कुमार उपमन्यु, और आप देख सकते हैं मेरा नाम भी लिखा हुआ है उनके नीचे। और इस तरीके से आप अपने इनिशियल हेडिंग्स रखोगे अपने रिसर्च पेपर की। तो ये मेरा टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक मेरे मन में आया कहाँ से। मेरी जो PhD है वो मार्केटिंग के ऊपर चल रही है। इज़ इट क्लियर? तो होता क्या है कि जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है उसके ऊपर आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया माई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज़ मार्केटिंग बिकॉज आई बिलोंग टू कॉमर्स फील्ड। तो देर इज़ नो सच बाउंडेशन कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर लिख सकते हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो। बट आपको अपने सब्जेक्ट के रिसर्च पेपर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा लिखने होते हैं जो आपको आपके गाइड भी बताएंगे। इज़ इट क्लियर? इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। इज़ इट क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि जो मेरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो मार्केटिंग है, इसलिए मेरे को ढूंढना था आसपास कि क्या ऐसा टॉपिक मैं चुनूँ जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर सकूँ। तो कोविड की वजह से बहुत सी रिसर्च हो रही है बिकॉज कोविड ने पूरी इकॉनमी को काफ़ी हद तक बदल दिया है, राइट? तो मैंने कोविड को बेस ले करके ये जो है रिसर्च किया बिकॉज जो FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, बिकॉज बहुत से लोग नॉन कॉमर्स के भी होते हैं जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू पर्सनल केयर, होम केयर,
हाइजीन इन टर्म्स ऑफ फूड, इज़ इट क्लियर। तो काफ़ी कुछ जो है बदलाव आए हैं इन सब चीज़ों में, तो इनको ध्यान में रख करके मैंने ये टॉपिक चुना। तो मैंने इस रिसर्च पेपर में बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या इनोवेशंस आए हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कोविड-19 आने के बाद। इज़ इट क्लियर? बिकॉज हमारी जो अब परचेजिंग इट इज़ वेरी मच चेंज्ड आफ्टर कोविड-19। अगर मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, मैं फूड, होम केयर एंड पर्सनल केयर, इन 3 चीज़ों को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है और इनको ध्यान में रख करके मैंने अपना रिसर्च भी की है। इज़ इट क्लियर? तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, मैंने अपनी थॉट प्रोसेस बताई कि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग था, तो मैं चाहता था कि मैं मार्केटिंग में ही अपना रिसर्च पेपर लिखूं और मेरे जो गाइड हैं वो मुझे अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को चुना एज माय रिसर्च एरिया। अब एब्स्ट्रैक्ट तो सबसे आखिरी में लिखते हैं, जब पूरी रिसर्च हो जाती है तो जो समरी होती है वो सबसे आखिरी में हम एक तरीके से लिखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को हम बिल्कुल अभी कंसीडर नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस पर्टिकुलर स्टडी में मुझे प्राइमरी डाटा की ज़रूरत होगी, बिकॉज मैं इसमें सर्वे मेथड यूज़ करूँगा। मैं क्वेश्चनेयर वगैरह बनाऊँगा और फिर उस क्वेश्चनेयर को मैं सेंड करूँगा पैन इंडिया में, एंड देन आई विल गेट द रिस्पॉन्सेज, और उसके बाद मेरी ये रिसर्च होगी। इज़ इट क्लियर? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस बता दिया अपना। आपको भी अपने आसपास देखना है। अगर आप पीएचडी नहीं भी कर रहे हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप पीएचडी करो तभी आप रिसर्च पेपर लिख सको। आपको आसपास देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो जिस पे आपको अच्छा लगता है पढ़ना, जिसका नॉलेज लेना आपको पसंद है, क्योंकि उसमें आपका मन भी लगेगा, बिकॉज आगे जा करके आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। तो किसी ऐसे टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू अगर आप करेंगे जिस पे आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, जिस पे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो फिर क्या होगा कि आप एक तरीके से धक्केशाही काम कर रहे हो, आपको कोई ऐसे फोर्स कर रहा है, इस तरीके से आप काम करोगे। सो इट्स बेटर, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर हमको टॉपिक बताइए। तो टॉपिक तो मैं आपको बताता ही हूँ, मेरी वेबसाइट टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती है। मैं बहुत से टॉपिक्स भी आपको बताता रहता हूँ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम और बाकी सब्जेक्ट्स रिलेटेड, साइंस एंड ऑल। बट अमंग ऑल यू हैव टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच ऑलवेज फैसिनेटेट यू। इज़ इट क्लियर? तो फिर आपको मन करेगा रिसर्च करने का, मन करेगा आपको लिटरेचर रिव्यू करने का, और फिर ही आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाओगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो अपने सराउंडिंग्स में देखिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए और फिर जो है अपना एक टॉपिक आप चुनिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, जब मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखना है, मैंने अपने गाइड से भी सजेशन लिया, उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं गाइड्स, तो उनसे हमें पूछते रहना चाहिए, हमें गाइडेंस लेते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि येस दिस इज़ सम विच इज़ प्रिटी मच गुड, और आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, एक अच्छा टॉपिक है ये। तो मैंने उनसे भी सजेशंस दी थी और उसके बाद फिर मैंने लिटरेचर रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। राइट? अब लिटरेचर रिव्यू कैसे किया आपने? इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है। आई थिंक हर एक सब्जेक्ट का जो इंसान है वो इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर पाएगा, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू किया और कहाँ से लिटरेचर रिव्यू मैंने अपना किया। तो जब मुझे पता चला कि ये मेरा टॉपिक है, मैंने सब डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। उसके बाद मैं गूगल पे गया, राइट, और गूगल पे मैंने लिखा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG। क्योंकि अगर मुझे इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो उससे होने वाले इनोवेशंस मैं जान सकता हूँ। इज़ इट क्लियर? तो मेरे को बेस होना बहुत ज़रूरी था, राइट। मैं यहाँ पे इनोवेशंस की बात कर रहा हूँ, पर मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ रिगार्डिंग इम्पैक्ट्स। इज़ इट क्लियर? तो क्या किया मैं डायरेक्टली गूगल पे गया और गूगल पे मैंने टाइप किया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रिसर्च पेपर लिख दिया मैंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके से मैंने हेडिंग डाली, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन FMCG सेक्टर इन इंडिया, रिसर्च पेपर। तो मेरे सामने जो है एक तरीके से काफ़ी सारे सजेशंस आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि आप शोध गंगा में जाओ, आप शोध गंगोत्री में जाओ, या अकेडमिया में जाओ, या गूगल स्कॉलर में जाओ। आपको जस्ट जो भी आपका टॉपिक है उसको एक सेंटेंस का नाम दे करके आपको गूगल पे लिखना है। आपको काफ़ी सारे सजेशंस आ जाएंगे। उसमें मैंने क्लिक किया सबसे ऊपर वाली PDF में, और ये रिसर्च गेट से मुझे ये रिसर्च पेपर मिला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने बहुत
लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिटरेचर रिव्यू किया और फिर उनको बेस मान करके मैंने आगे जा करके अपना रिसर्च किया। सो ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि आपको 10 लिटरेचर रिव्यू करने हैं तभी आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो या 20 करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने चाहिए जितना भी आपको मिल जाए, जितने भी एक्सेसिबल हो आपके, बिकॉज मैंने कुछ बुक्स भी रेफ़र की थी, जितना भी आप गैदर कर सको उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड फुल टेक्स्ट पे क्लिक किया और मेरे सामने रिसर्च पेपर आ गया जो कि लिखा हुआ है अलगप्पा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। जैसे जैसे मैं नीचे गया मैंने इस पूरे रिसर्च पेपर को अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनोवेशंस आए हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन देखा, मैंने देखा कि काफ़ी कुछ सिमिलर है, बस मेरा जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होगा जो कि मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा वो मेरा वेरी कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इम्पैक्ट की सिर्फ बात की गई है। बट मेरा जो रिसर्च पेपर है दैट इज रिलेटेड टू इनोवेशंस। व्हाट आर द इनोवेशंस दैट हैपेंड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक इन FMCG सेक्टर, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन लिया और इंट्रोडक्शन ये पूरा मैंने एक तरीके से कॉपी किया, बिकॉज इंट्रोडक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा मैं इस इंट्रोडक्शन को अपने रिसर्च पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अब दिक्कत आती है कि यहाँ प्लैगियरिज्म का इशू आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको कुछ टूल्स बताए हुए हैं जैसे कि क्विल बोट। इट इज़ ए वेरी गुड टूल। यहाँ पे आपको बताएगा कि आप 300 वर्ड्स को यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, फिर आप पैराफ्रेज क्लिक करोगे तो आपके बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे वर्ड्स बहुत सेंसेबल मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाएंगे आपके सामने और फिर वो पूरा पैराग्राफ एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू क्विल बोट, राइट। आप इसे साइन इन करते हो। वैसे तो ये जो क्विल बोट है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, पर आप लॉग इन करके वर्ड लिमिट को बढ़ा सकते हो। इट विल इंक्रीज टू 700 वर्ड्स आफ्टर लॉग इन। इज इट क्लियर? एक ये बहुत अच्छा वेबसाइट है फॉर पैराफ्रेजिंग जिसमें आपके प्लैगियरिज्म कम से कम हो सकता है। एंड सेकेंड इज मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी दैट इज़ ऑन स्पीड राइट। इसकी हेल्प से भी आप प्लैगियरिज्म को कम से कम कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ये आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पे क्विल बोट स्पीड राइट और आपके सामने जो है इस तरीके से आ जाएगा। और मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है PhD रिसर्च पेपर MPhil उसमें जाओगे तो आपको दिख जाएगा क्विल बोट किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एंड स्पीड राइट किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इंट्रोडक्शन को पूरा कॉपी किया और क्विल बोट पे डाला और पैराफ्रेज किया। तो बहुत मीनिंगफुल तरीके से पैराग्राफ्स चेंज हो गए और फिर उसको मैंने कॉपी किया अपने रिसर्च पेपर पे। इज इट क्लियर? मुझे कुछ लिख सकते हैं, इन रिसेंट डिकेड्स द ग्लोब हैज़ विटनेस्ड पैंडमिक्स, और ये जो रिसर्च पेपर मैंने कंसीडर किया है उसमें भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, बस वर्ड्स का हेर फेर है जो कि आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये देखिए, द वर्ड हैज़ had been pandemics like Spanish flu and all, बस वर्ड्स चेंज हो गए जिससे प्लैगियरिज्म रिड्यूस हो जाए। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ से लिया। तो ये रेलेवेंस होता है लिटरेचर रिव्यू का। मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने इस तरीके से किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू करने से आपको एक तरीके से एक दिशा मिलती है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, और उन वर्ड्स को तो आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज प्लैगियरिज्म आ जाएगा। यू कैन यूज़ दीज वेबसाइट्स, दीज टूल्स इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज योर पैराग्राफ्स। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा। इसके बाद जितना भी मैंने लिटरेचर रिव्यू किया वो मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इज़ इट क्लियर? इसमें मैंने जितना भी जो भी मैंने पेपर्स रेफ़र किए, मैंने और भी बहुत से पेपर्स रेफ़र किए थे जो कि मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा बिकॉज कुछ PDFs मुझे मेरे गाइड ने भी सेंड की थी और फिर मैंने उसको पढ़ाई की थी। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको लिटरेचर रिव्यू लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसको पढ़ करके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़िए। आप पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे टॉप में लिखा होता है। एब्स्ट्रैक्ट बता देगा कि जो मुझे चाहिए वो इस रिसर्च पेपर में मिलने वाला है या नहीं। इज़ इट क्लियर? तो जितना भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है ये तो मैंने बता दिया। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको क्रक्स लिखना होता है कि जो भी आपने रिसर्च पेपर वगैरह देखा है, पढ़ा है, उसका ऑथर कौन है, तो उनका नाम लिख दिया आपने। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना कैसे है, बिकॉज यहाँ पे मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, द कोविड-19 आउटब्रेक अकॉर्डिंग टू अली मोहम्मद अब्बास 2012 resulted in increased demand for consumer health item particularly cough, cold and energy remedies. Is it clear? तो ये मैंने कैसे लिखा,
कुछ तो मैंने मॉडिफिकेशंस किए हैं, बट जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें मुझे अगर कोई पैराग्राफ अच्छा लग गया उसको मैंने पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिख दिया है। इज़ इट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, आपको लग रहा है आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा ही पढ़ा होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट देख करके ही आप ये डिसाइड करोगे कि ये आपको आगे जा करके रेफर करना है कि नहीं करना है, ये रिसर्च पेपर आपको आगे जा करके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इज़ इट क्लियर? फिर जो भी आपको पार्ट अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ रिलेवेंट फॉर माई रिसर्च, उसको पैराफ्रेज करके विद द हेल्प ऑफ क्विलबोट एंड स्पीड राइट आप यहाँ पे लिख दो। सिंपल तरीका। अभी तक आपने कोई एफर्ट्स लगाए हैं तो आपने लिटरेचर रिव्यू में लगाए हैं, इसलिए बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज इससे आपका हेडेक कम हो जाता है। आपको कितनी सारी चीज़ें मिल गई, उसको बस आपको पैराफ्रेज करके विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आपको बस पेस्ट करना है। इज़ इट क्लियर? तो ये जितने भी मैंने रेफ़र किए थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट था डिज़ाइन ऑफ दी स्टडी। इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा मैंने स्टडी का, टू एनालाइज इंडियाज़ न्यू इनोवेशन एरियाज फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक, and the second objective is to understand the essential features that consumers seek in food, healthcare and personal care products during COVID-19 pandemic outbreak। ये ऑब्जेक्टिव आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव आपको खुद फ्रेम करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका खुद का है कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो आपकी हेडिंग है उसके अंदर आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव्स थे तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सेक्शन के अंदर लिख लेने हैं। नेक्स्ट इज़ मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी। किस रिसर्च मेथडोलॉजी को आप यूज़ करने वाले हो अपनी स्टडी में? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दिस स्टडी इज़ बोथ स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल इन नेचर एंड डिस्कस द की बेनिफिट्स कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर इन फूड, हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो ये जो मेरी स्टडी है इट इज़ स्टैटिस्टिकल, बिकॉज मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ किया है अपनी स्टडी में, और एनालिटिकल भी है बिकॉज आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने लिखा है सोर्सेज ऑफ डाटा। मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइमरी डाटा का यूज़ किया है। द स्टडी यूजेस प्राइमरी डाटा फॉर द एनालिसिस ऑफ न्यू इनोवेशन स्पेसेस इन इंडिया फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इज इट क्लियर? सैम्पलिंग टेक्निक, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर में होनी चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी के अंदर सोर्सेज, सैम्पलिंग टेक्निक। अब देखिए, द टारगेट पॉपुलेशन इज़ पीपल ऑफ ऑल एजेस, जेंडर, वर्क स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम अक्रॉस इंडिया। तो जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी एज के हों, जेंडर के हों, वर्क स्टेटस के हों, हाउस होल्ड इनकम के हों, उन सभी लोगों को मैंने अपना टारगेट पॉपुलेशन माना है। अब इसके बाद देखिए, सैंपल इज सेलेक्टेड थ्रू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ किया, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट? बहुत सी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, राइट? तो आप लिख सकते हैं यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सक्सेस क्लासेस, तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इसके बाद मैंने यहाँ पे 236 रिस्पॉन्डेंट्स को अपना सैम्पल साइज़ चुना है। मतलब मैंने क्या किया था, आप लोग को शायद याद हो, कुछ महीने पहले मैंने नव क्लासेस में और सक्सेस क्लासेस में एक क्वेश्चनेयर डाला था वाया गूगल फॉर्म, राइट? गूगल फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चनेयर क्रिएट किया था, उसको मैंने नव क्लासेस एंड सक्सेस क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं एंटायर इंडिया के। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज़ होना चाहिए, बिकॉज इससे सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरा सैम्पल साइज़ था 236। टूल्स टू कलेक्ट डाटा, किस तरीके से मैंने डाटा को कलेक्ट किया, बिकॉज मेरा जो डाटा है दैट इज़ प्राइमरी डाटा। अ कंज्यूमर सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन अंडरस्टैंडिंग द की बेनिफिट्स कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर इन फूड, होम केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन क्वेश्चनेयर वाया गूगल फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉज देना चाहता हूँ और मैं आपको बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दी है सबसे टॉप पे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चनेयर बनाया है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने उसमें रखे हैं, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था। क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चंस आने लगेगा सब्सक्राइबर का कि सर किस तरीके से हमें क्वेश्चनेयर बनाना है, ये तो बताइए। तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, किस तरीके से इफेक्टिव क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए क्वेश्चनेयर बनाते वक्त, बिकॉज क्वेश्चंस भी आपके अच्छे होने चाहिए, क्वेश्चंस भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, तब जाके आपका जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल कहलाएगी। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस आपके रिसर्च से वेरी कर रहे हैं,
तो आपको सही कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है सही क्वेश्चंस का चुनाव करना। तो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक है उसका, उसमें मैंने बताया हुआ है क्वेश्चनर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद आ गए टूल्स टू एनालाइज डाटा। द कलेक्टेड डाटा वाज एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली थ्रू टेबल्स एंड पाई चार्ट्स। आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ टेबल्स और पाई चार्ट्स बनाए हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल स्टडी है मेरी, वो इसीलिए है बिकॉज मैंने टेबल्स एंड पाई चार्ट्स का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चनियर रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, एज, जेंडर, वर्क स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, तो जो भी मुझे रिस्पोंडेंट्स ने एंट्रीज लिखी, राइट, उसको मैंने एक तरीके से यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 55.6% रिस्पोंडेंट्स बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 24 to 30, ऐसे करके जो भी मुझे रिजल्ट्स आए उनको मैंने सेंटेंस के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया, एज, जेंडर, वर्क स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो भी मुझे रिस्पोंडेंट्स रिजल्ट दिए उनको मैंने परसेंटेज के फॉर्म में और ग्रुप्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। इज इट क्लियर? तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हमने स्टार्टिंग की थी फ्रॉम फाइंडिंग आउट द रिसर्च टॉपिक, जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये आपको पता चल जाएगा। जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करोगे उसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो जस्ट टू रिड्यूस प्लैगरिज्म, और फिर आप अपने रिसर्च पेपर में उसको लिख सकते हो। बाद में आप उसको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में लिख सकते हो, जिससे आप रिसर्च एथिक्स को भी फॉलो करो। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया उसको मैंने लिख दिया, और ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे पैराग्राफ्स, ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट मुझे अच्छा लगा कि हाँ दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू माय रिसर्च, उसको मैंने पैराफ्रेज करके विद द हेल्प ऑफ क्विल बोट या फिर स्पीड राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर डिज़ाइन ऑफ स्टडी में मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च को करने का, मेथडोलॉजी, सोर्सेज ऑफ डाटा क्या रहेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक क्या रहेगी, हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट माई डाटा, हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज इट, एनालाइज करूँगा विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट्स एंड टेबल्स। इसके बाद आ जाते हैं हम वर्ड्स ट्रेंडिंग नाउ, जो हमारा मेन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है हेल्थ एंड इम्यूनिटी, मतलब आफ्टर कोविड-19 पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। उसमें वो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने अपने क्वेश्चनर में लिखी थी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पोंडेंट्स ने अपने रिस्पॉन्सेज दिए थे। क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी थी? एडिशनल मेजर्स कंज्यूमर्स हैव टेकन टू बूस्ट योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मैंने रैंक 1 दिया है, बिकॉज people think that washing hands are very much compulsory if you want to boost your immunity. Is it clear? उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक मिली दैट इज़ हाइजीन इन फूड, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर हाइजीन एट होम, सरफेस डिसइंफेक्शन, एंड लास्ट ईटिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंगली मैंने इस टेबल पे लिखा है। इज इट क्लियर? फिर मैंने पाई चार्ट की मदद से, जिससे जो हमारे रिसर्चर्स हैं जो इस टॉपिक के ऊपर आगे जाकर के रिसर्च करेंगे या करना चाहते हैं, उनको ईजी तरीके से डाटा रिप्रेजेंट हो सके। इज इट क्लियर? आसानी से हमें यहाँ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो ऑरेंज पार्ट को मिला है, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस पाई चार्ट को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे आपको देखना है, टेबल को मैंने नंबर भी दिया हुआ है, टेबल 1, और उसके बाद फिर मैंने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद जो फिगर है उसको भी मैंने नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ फूड एंड बेवरेज। मैंने आपको बताया था कि मैंने फूड, पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, और उनमें इनोवेशंस मैं देख रहा हूँ आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। तो इसमें मैंने की बेनिफिट्स लिए थे, क्लीन लेबल्स, हॉलिस्टिक हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, ये सब आप देख सकते हैं, और रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज मैंने यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में लिखे हैं, और सबसे ज़्यादा रैंक दिया हुआ है क्लीन लेबल्स को। मतलब आपको ये डिटेल में जानना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, किस तरीके से मैंने टेबल्स एंड पाई चार्ट्स का यूज़ किया है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ पर्सनल केयर, बिकॉज मैंने 3 चीज़ों को लिया है, मैंने आपको बताया था अभी। फिर मैंने एक टेबल लिखा, फिर पाई चार्ट, देन होम केयर, ये मैंने लिखा। ये डिपेंड करेगा आपके रिसर्च पेपर के ऊपर कि आपको इनको यूज़ करना है कि नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनको यूज़ किया है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ यूज़ किया है। आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पाथ वेरी कर सकता है। फिर आ जाते हैं हम कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस की तरफ, राइट? कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, क्या आपने कंक्लूड किया है? इतना कुछ स्टडी करने के बाद,
रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद अब आपको कंक्लूजन पार्ट लिखना है कि आपने कंक्लूड क्या किया है। इज इट क्लियर? कंक्लूड ये किया है कि सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हाथों को धोना पसंद करते हैं, देन वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस तरीके से मैंने आपको रैंक बताया। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में कंक्लूजन को लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कंक्लूजन खुद लिखना पड़ेगा। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, आप पैराफ्रेज कर रहे थे, क्योंकि आपका कंक्लूजन दूसरे रिसर्च पेपर के कंक्लूजन से अलग होगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप सपोज उतने अच्छे नहीं हो इंग्लिश में, तो आप ट्रांसलेशन का यूज़ कर सकते हो। आप हिंदी में जो भी लिखना चाहते हो आप लिखिए, देन यू कैन जस्ट ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, और फिर आप चेक करा सकते हो किसी से कि ये जो ट्रांसलेशन हुआ है ये मीनिंगफुल है या नहीं। इसके बाद मैंने लिखा है रिकमेंडेशंस। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। मैंने आपको बताया मैं स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एक स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर में। कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख लिया जो मुझे लग रहा है कि मुझे कंक्लूड करना है। रिकमेंडेशंस मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आगे आने वाले जो पोटेंशियल रिसर्चर्स हैं उनको मेरा रिसर्च पेपर मदद करे फर्दर रिसर्च करने में। इज इट क्लियर? तो मैंने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं, रिकमेंडेशंस मैंने दिए हैं अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज। एक कोई क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसको कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिस्पोंडेंट्स ने सही रिस्पॉन्सेज ना दिए हों। इज इट क्लियर? तो आगे जा करके अगर आप इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर एंड प्रिसाइज होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन लिख दिया। इसके बाद आ गए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी। आपकी इस स्टडी से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड बाय एज वेल एज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टू मीट दोज शिफ्टिंग नीड्स। कोविड-19 के बाद फूड, पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स खरीदने का जो हमारा तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। तो ये इनोवेशंस लेके आएगा प्रोडक्ट्स में कि क्या कंज्यूमर्स चाहते हैं। तो जो भी एफएमसीजी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उनको एक हेल्प मिलेगी मेरे रिसर्च पेपर से कि वो क्या क्या मॉडिफिकेशंस, क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है स्टडी की। इज इट क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये भी आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा और आप यहाँ तक बहुत क्लियर हो जाएंगे कि आपको लिखना क्या है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। जब इतना कुछ हो गया होगा, क्वेश्चनियर आपने बना लिया, आपके पास रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस आ गए, आप काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा पेन डाउन करना कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस स्टडी। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद आ गए हम स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। क्या स्कोप है? स्कोप यही है कि हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर्स क्या सीख कर रहे हैं फूड, पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट्स में, क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। और लिमिटेशन मैंने यहाँ पे ये बताया कि मुझे 236 रिस्पोंडेंट्स से रिस्पॉन्सेज मिले हैं, जो ज़्यादा भी हो सकते थे। वैसे तो मैंने सफल कोशिश की कि मैं अपना जो क्वेश्चनियर है वो उन प्लेटफॉर्म पे सेंड करूं जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मुझे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मुझे मिले, पर मुझे 236 रिस्पॉन्सेज ही मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हमेशा कोशिश किया करिए कि जिसका भी क्वेश्चनियर मेरे पास आया है और हाँ इस क्वेश्चनियर को मैं फिल कर सकता हूँ, तो उसको फिल ज़रूर किया करिए। राइट? एक रिसर्चर को मदद मिलेगी अपनी रिसर्च करने में। इज इट क्लियर? रिसर्च पेपर का लास्ट पार्ट आता है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। जो भी आपने रेफ़र किया है अपने रिसर्च पेपर में, चाहे वो किसी का रिसर्च वर्क हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई भी सोर्स हो, आपको बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में उसको लिखना है। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में अंतर क्या होता है ये मैंने समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ। बिब्लियोग्राफी में हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हमने एज इट इज़ अपने रिसर्च पेपर में यूज़ की हैं। इज़ इट क्लियर? और रेफरेंसेस में हम उन सब चीज़ों को लिखते हैं जो हमने सिर्फ रेफ़र की है, जैसे कोई बुक हो गई, कोई रिसर्च पेपर हो गया, उसको हमने सिर्फ रेफ़र किया है, उससे हमें नॉलेज मिली है। राइट? पर एज इट इज़ हमने उसको अपने रिसर्च पेपर में नहीं लिखा है, वो रेफरेंसेस पार्ट में आता है। और बिब्लियोग्राफी में इसको हमने एज इट इज़ डायरेक्टली लिख दिया है, पैराफ्रेज वगैरह करके, वो हो जाता है बिब्लियोग्राफी के अंदर। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने बिब्लियोग्राफी पूरी यहाँ पे लिख दी है जो भी मैंने रेफ़र किया है। आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हो, आप रेफरेंसेस भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च। इज़ इट क्लियर? तो मैंने एक तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो।
इज़ इट क्लियर? और मैंने बेस लिया अपना रिसर्च पेपर कि मैंने क्या थॉट प्रोसेस रखी, मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से लिखी और किस तरीके से अपने रिसर्च पेपर को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। अब रही बात पार्ट 2 की, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में, तभी आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट होगा ना। इज इट क्लियर? तो वो मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद, जय भारत।